भारत देश के सभी फौजी भाइयों को नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी जोन 2.0 में। तो जो भी फौजी भाई इंडियन आर्मी अग्निवीर जीडी ट्रेडमैन क्लर्क नर्सिंग एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो उनके लिए आज की क्लास जीके की रहने वाली है साथियों। जीके और जीएसपी आपके क्वेश्चंस होंगे, ठीक है। तो क्लास को आप सभी पूरा देखना है, एंड तक देखना है। अगर आप किसी भी जोन की तैयारी कर रहे हो तो हमारे साथ आज से जुड़ जाना। यूट्यूब चैनल को आज से सब्सक्राइब कर देना। यहाँ पे आपको वो कंटेंट मिलने वाला है जहाँ आपको जीके और जीएस में आप फंसते हो। तो चैनल को आज से सब्सक्राइब कर देना और व्हाट्सएप ग्रुप में ज़रूर शामिल हो जाना, जिसका लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको व्हाट्सएप ग्रुप का मिल जाएगा। चलिए पहला क्वेश्चन से कि खेल खो खो में कितने क्रॉस लेंस होती हैं। खो खो में जो क्रॉस लेंस होती है वो कितनी होती है, तो 8 होती है, 9 होती है, 15 होती है, फिर 7 होती है। बताइए। खेल से हर एक शिफ्ट में क्वेश्चन आएगा साथियों। तो देखिए, खो खो खेल में कितनी क्रॉस लेंस होती हैं, तो क्रॉस लेंस होती है 8 होती हैं। कितनी होती हैं? 8 होती हैं, याद रखना, ठीक है। ये उत्तर आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। और खो खो खेल में खिलाड़ी कितने होते हैं? बताओ भाई, खिलाड़ी कितने होते हैं खो खो खेल में? तो खिलाड़ी होते हैं आपके 9, ठीक है। और इसकी कुछ शब्दावली भी है, शब्दावली भी आपको याद रखनी है। तो आपको याद रखना है कि चेंज है, चेंजर है, एक्टिव है और कोस्टलेन है। ये किसकी शब्दावली है? ये सब खो खो की है, ठीक है। चलिए अगला सवाल। तो इसका ऑप्शंस ए, किसका मकबरा भारत का पहला मकबरा था? तो किसका मकबरा था? ये भारत का भी पहला मकबरा था। तो बाबर का था, शेरशाह सूरी का था, हुमायूं का था या फिर अकबर का था? बताओ भाई, किसका मकबरा भारत का पहला जो मकबरा था, और वो बाग मकबरा था। किस प्रकार? बाग, ठीक है। तो कौन सा था साथियों? वो हुमायूं का था। कौन सा? किसका? हुमायूं का। सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। हुमायूं का मकबरा दिल्ली के दीन पन्ना के निकट स्थित है, ठीक है। जो भारत का पहला किस प्रकार का था? ये बाग मकबरा था, ठीक है। अगला सवाल। अगला है कि सौर मंडल का सबसे छोटा उपग्रह कौन सा है? तो बुध है, शुक्र है, शनि या फिर इनमें से कोई नहीं। तो सौर मंडल का सबसे छोटा, यहाँ पे क्वेश्चन साथियों गौर करना है कि यहाँ पे अगर आपने बुध किया है तो यहाँ पे गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ग्रह नहीं पूछा है बल्कि उपग्रह पूछा है, तो सौर मंडल का, ठीक है। तो ये सभी तो आपके हो गए ग्रह हो गए, तो इनमें से कोई नहीं वैसे, ठीक है। वैसे तो ये हो जाएगा। और सौर मंडल का सबसे जो छोटा उपग्रह की बात अगर कर लिया तो वो आपका कौन सा हो जाएगा? वो डिमोस हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? डिमोस हो जाएगा, ठीक है। और बुध क्या है? बुध तो एक सबसे छोटा ग्रह हो जाएगा, ठीक है। और बुध और शुक्र का एक भी उपग्रह नहीं है साथियों। बुध और शुक्र का एक भी उपग्रह नहीं है, ठीक है। और बृहस्पति का जो गैनीमेड उपग्रह सबसे बड़ा उपग्रह, तो सबसे बड़ा उपग्रह की बात कर ले तो कौन सा हो जाएगा? गैनीमेड। ये किसका है उपग्रह? ये बृहस्पति का है। गैनीमेड सबसे बड़ा उपग्रह है, ठीक है। अगला सवाल। अगला है कि मकाऊ देश की मुद्रा, मकाऊ देश की मुद्रा, तो पटाखा है, दिनार है, दो ऑप्शंस और भी हैं, लीरा है, क्या थे? तो मकाऊ देश की मुद्रा है कौन सी? पटाखा है। क्या है? पटाखा। ऑप्शंस आपका एक करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल। अगला क्वेश्चन है कि भारत में प्रथम बार आईएएस की परीक्षा कब हुई थी? भारत में पहली बार आईएएस की परीक्षा कब हुई थी? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। 1947 में, 1948 में, 1949 में या फिर 1915 में? तो बताइए, भारत में प्रथम बार आईएएस की परीक्षा कब हुई थी? तो ये कब हुई थी? 1950 में हुई थी, 1950 में हुई थी, ठीक है। ऑप्शन कौन सा? डी आंसर हो जाएगा। भारत में पहली बार आईएएस की परीक्षा 1950 में हुई थी, ठीक है। चलिए अगला सवाल आपका है कि 1929 के लाहौर अधिवेशन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे साथियों? 1929 के लाहौर अधिवेशन में, लाहौर अधिवेशन कब हुआ था? ये 1929 में हुआ था, ठीक है। 1929 में हुआ था। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष की बात करें तो कौन थे? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी थे। कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू जी, ठीक है। याद हो जाएगा, बिल्कुल याद हो जाएगा। आगे बढ़िए। अगला है कि फोबोस किस ग्रह का उपग्रह है? फोबोस मंगल का है, शुक्र का है, बुध का है या फिर शनि का है? तो फोबोस, फोबोस किस ग्रह का उपग्रह है? तो अभी हमने बात की कि बुध का कोई भी उपग्रह नहीं है, शुक्र का भी नहीं है, ठीक है। फोबोस
और शनि का है टाइटन, क्या है टाइटन है वो किसका है, शनि का है। पीछे बचा है मंगल, तो फोबोस किसका है, मंगल का। ऑप्शन आपका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है कि निम्नलिखित में से किस सिख गुरु को जहांगीर ने मृत्यु दंड दिया था, बताइए साथियों, किस सिख गुरु को यहाँ पे जहांगीर ने, किसने दिया था, जहांगीर ने मृत्यु दंड दिया था। गुरु गोविंद सिंह को, गुरु तेग बहादुर को, गुरु अर्जुन देव को, या फिर ऑप्शन एक और है जिसका नाम उनमें से कोई नहीं। तो क्या राइट आंसर हो जाएगा साथियों इसका राइट ऑप्शंस, तो गुरु अर्जुन देव को, किसको, गुरु अर्जुन देव को यहाँ पे सिख गुरु को, ये सिख गुरु और जहांगीर ने क्या दिया था, यहाँ पे मृत्युदंड दिया था। क्लियर है। अगला है कि मोहम्मद गोरी कहाँ का शासक था, बताओ भाई। तो रसिया का, अफगानिस्तान का, इराक का, या फिर इनमें से कोई नहीं। मोहम्मद गोरी कहाँ का शासक था, तो ये अफगानिस्तान का था। कहाँ का था, अफगानिस्तान का शासक था मोहम्मद गोरी, ठीक है। जिसका जन्म तो ज़्यादा नहीं पूछते हैं, फिर भी 1149 में अफगानिस्तान में होता, ठीक है। मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में हुए युद्धों का अगर वर्णन की बात करें तो चंद बरदाई के रचित पृथ्वीराज रासों में मिलता है, ठीक है। कौन सी नदी दक्षिण भारत की गंगा कहते हैं, तो दक्षिण भारत, ठीक है, ये आपका भारत है। दक्षिण भारत कह दो या फिर प्रायद्वीपीय भारत कह दो, ठीक है। तो दक्षिण भारत की गंगा कहलाती है गोदावरी को, कावेरी को, तुंगभद्र को, या फिर रावी को कहते हैं। तो दक्षिण भारत की आ गया मतलब कावेरी, ठीक है। की आ गया मतलब कावेरी, गोदावरी नहीं हो जाएगा, ठीक है। ये क्योंकि इनके इनको कहते हैं, ये क्या कहते हैं, बूढ़ी गंगा कहते हैं। ये दक्षिण भारत, अगर यहाँ पे की न आता तो आपका गोदावरी हो जाता है। तो यहाँ पे दक्षिण भारत की गंगा कहलाती है, तो वो आपकी कावेरी कहलाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, ठीक है जगह। और या फिर आप गोदावरी को अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाए कि दक्षिण भारत की गंगा, ठीक है, यहाँ पे सॉरी दक्षिण भारत की गंगा तो कावेरी हो गया, यहाँ पे दक्षिण की गंगा, ठीक है, दक्षिण गंगा के नाम से यहाँ पे की हट जाए तो ऐसा आ जाए कि दक्षिण की गंगा, तो दक्षिण की गंगा हो जाएगी आपकी गोदावरी। दक्षिण भारत की गंगा की आ गया मतलब कावेरी हो जाएगा। ये थोड़ा सा कंफ्यूज है, इसको जरूर आप डाउट क्लियर कर लेना। चंडीगढ़ का वास्तुविद ने कारजू कार्बूजियर ने किस देश का नागरिक था, चंडीगढ़ का जो वास्तुविद, क्या नाम था इसका, नाम ऐसा है वास्तुविद ली कार्बूजियर, ठीक है, ये इसका नाम है, ठीक है। ये किस देश का नागरिक था, जो चंडीगढ़ का वास्तविक था, ठीक है। तो पुर्तगाल का था, नीदरलैंड का था, फ्रांस का था, या फिर यूके का था, तो ये था फ्रांस का था, ठीक है। सी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला है कि लियोन मेसी का संबंध किससे है, तो बॉस किस बॉल से, फुटबॉल से, टेनिस से, या फिर हॉकी से। तो लियोन मेसी का संबंध किससे है, तो किस खेल से है लियोन मेसी का, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इनका संबंध है फुटबॉल, क्या खेलता है ये, फुटबॉल खेलते हैं, ठीक है, याद हो गया बिल्कुल। अगला सवाल, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि सीबीआई किस देश की गुप्तचर संस्था है, सीबीआई सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, ये किस देश की गुप्तचर संस्था है, पाकिस्तान की, इजराइल की, भारत की, इनमें से कोई नहीं। सीबीआई किस देश की एक गुप्तचर संस्था है, तो ये भारत की है, किसकी है, भारत की है। सी ऑप्शन यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। जिसका क्या फुल फॉर्म क्या हो जाएगा, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन है, ठीक है, सीबीआई। पाकिस्तान की अगर बात कर लें, पाकिस्तान की क्या है, तो पाकिस्तान की है आईएसआई, क्या है, आईएसआई। और इजराइल की क्या है, इजराइल की है मोसाद है, क्या है, मोसाद है, इजराइल की क्या है, मोसाद है, ठीक है। अगला सवाल, अगला है कि शेरशाह सूरी की मृत्यु कहाँ पर हुई थी, तो कन्नौज में हुई थी, सासाराम में हुई थी, कालिंजर में, फिर इनमें से कोई नहीं। शेरशाह सूरी की मृत्यु कहाँ पर हुई थी साथियों, कालिंजर में हुई थी, कहाँ पर हुई थी, कालिंजर में, शेरशाह सूरी की मृत्यु कालिंजर में हुई थी, ठीक है। अगला सवाल, अगला है कि पद्मश्री पुरस्कार पाने वाली पहली भारतीय अभिनेत्री कौन थी, साथियों पहली भारत की अभिनेत्री जिसने पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया था जिसको, तो मीना कुमारी, इंदिरा गांधी, नरगिस दत्त, या फिर मधुबाला को। तो यहाँ पे अभिनेत्री पूछा है, तो पहली भारतीय अभिनेत्री जिसको पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, तो वो आपकी नरगिस दत्ती, कौन थी, नरगिस दत्ती। सी ऑप्शन इज द करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है कि वातावरण का तापक्रम बनाए रखने में मुख्य कौन सी गैस उत्तरदायी है,
बताओ भाई। वातावरण का तापक्रम बनाए रखने में मुख्यतः कौन सी गैस है वो उत्तरदायी, रिस्पॉन्सिबिलिटी है? तो नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, आर्गन या फिर कार्बन डाइऑक्साइड है। तो वातावरण का जो तापमान बनाए रखने के लिए तापक्रम है, इसको बनाए रखने में जो गैस जिसकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है वो कार्बन डाइऑक्साइड की काफ़ी होती है यहाँ पे, ठीक है। CO2 ऑप्शन आपका डी करेक्ट है। अगला साथ ही सवाल है कि प्रकाशिक तंतु निम्न में से किस सिद्धांत का कार्य करता है? तो प्रकाशिक यहाँ पे तंतु निम्न में से किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर, अपवर्तन पर, प्रकीर्णन पर, या फिर इनमें से कोई नहीं। प्रकाशित तंतु निम्न में से किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो ये करता है पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर। किस पर करता है? पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर करता है, ठीक है। आंसर आपका एक करेक्ट हो जाएगा। मोबाइल फोन की बैटरी में किस धातु का प्रयोग किया जाता है? बताओ भाई। मोबाइल फोन की बैटरी में किस धातु का प्रयोग किया जाता है? तो लिथियम का करते हैं, नाइक्रोम का करते हैं, टंगस्टन का या फिर पारे का। मोबाइल फ़ोन की बैटरी में किस धातु का प्रयोग किया जाता है? तो साथियों लिथियम का करता है। किसका करते हैं? लिथियम का करते हैं, ठीक है। मोबाइल जो फ़ोन की बैटरी होती है, बैटरी में लिथियम का प्रयोग इसीलिए किया जाता है क्योंकि ये काफ़ी हल्का होता है, ठीक है, और ज़्यादा एनर्जी है, ज़्यादा ऊर्जा स्टोर है, ये कर सकता है, इसीलिए लिथियम का उपयोग करता है, ठीक है। अगला है कि किस रुधिर वर्ग में दोनों एंटीबॉडी पाई जाती हैं? तो किस रुधिर वर्ग में दोनों एंटीबॉडी पाई जाती हैं साथियों? तो रुधिर वर्ग किसमें? ओ में, ए बी में, या फिर इन दोनों में, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो रुधिर वर्ग में जो दोनों एंटीबॉडी अगर बात करें तो दोनों एंटीबॉडी किसमें पाई जाती है? बहुत ही इंपॉर्टेंट और उपयोगी क्वेश्चन है। इसका राइट आंसर जल्दी से बताइए। जैसे मैं प्रश्न को पढ़ता हूँ आप सभी को आंसर बता देना है, ठीक है। तो यहाँ पे जो दोनों एंटीबॉडी पाई जाती हैं तो ये आपके किस में? ओ में पाई जाती है। किस रुधिर वर्ग में? रुधिर वर्ग ओ में, ठीक है। याद रखिएगा बिल्कुल। अगला सवाल, निम्न में से किसका उपयोग परमाणु रिएक्टर में ईंधन के रूप में किया जाता है? बताओ भाई। किसका उपयोग है परमाणु रिएक्टर ईंधन के रूप में? तो कोबाल्ट का, U-239 का, U-235 का। तो किसका करते हैं साथियों? परमाणु रिएक्टर में ईंधन के रूप में उपयोग करते हैं। तो यहाँ पे U-235 सी ऑप्शन करेक्ट। अगला सवाल आपका है कि निम्न में से कौन सा सबसे छोटा जीव है? तो सबसे छोटा यहाँ पे जीव कौन सा? विषाणु है, जीवाणु है, माइकोप्लाज्मा या फिर यीस्ट है? तो कौन सा सबसे छोटा जीव है? तो माइकोप्लाज्मा बताने वाले सभी फौजी भाई यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। माइकोप्लाज्मा सबसे छोटा जीव है। अगला सवाल, श्वेत प्रकाश जब प्रिज्म से गुजरता है, श्वेत प्रकाश जब प्रिज्म से गुजरता है तो रंग सबसे कम विचलित होता है, तो वो कौन सा है? श्वेत प्रकाश जब प्रिज्म से गुजरता है तो रंग सबसे कम विचलित होता है, तो वो कौन सा होता है सबसे कम? तो सबसे कम विचलित होता है तो लाल रंग, ठीक है। लाल रंग ऑप्शन आपका हो जाएगा सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। लाल रंग। क्लियर है। अगला सवाल, चलिए अगला है कि वाटर गैस का सूत्र बताओ भाई। वाटर गैस का सूत्र क्या है? वाटर गैस का सूत्र क्या है? तो वाटर गैस का सूत्र क्या सोचा आपने? तो यहाँ पे सूत्र क्या हो जाएगा? तो यहाँ पे CO+H2, ठीक है। CO+H2 ऑप्शंस, ठीक है। जल गैस ये एक कृत्रिम गैस है, ठीक है। इसमें कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन मिश्रित होती हैं, ठीक है। तो क्या होती हैं? CO मतलब कार्बन मोनोऑक्साइड और H2 मतलब हाइड्रोजन, ये मिश्रित होती हैं। तो किस में होती है? वाटर गैस में होती है, ठीक है। CO+H2 किस में होती है? वाटर गैस में होती है। याद हो जाएगा, अब नहीं भूलोगे बिल्कुल भी नहीं। अगला सवाल, अगला है कि रंगीन टीवी के पर्दे पर विभिन्न रंग किन प्रकाश रंगों के मिश्रण से प्रदर्शित होती है? अब यह है कि रंगीन टीवी के पर्दे पर विभिन्न रंग किन प्रकाश रंगों के मिश्रण से प्रदर्शित होती है? तो एक तो आपका इसमें लाल हो जाएगा, दूसरा आपका हरा हो जाएगा, और तीसरा आपका बात करें तो यहाँ पे नीला हो जाएगा, ठीक है। नीला ये हो जाएगा लाल हरा नीला। लाल हरा नीला रंगीन टीवी के पर्दे पर जो रंग होते हैं वो लाल हरा नीला प्रकाश रंगों के मिश्रण से ये प्रदर्शित होते हैं, ठीक है। सी ऑप्शन आपका करेक्ट। अगला क्वेश्चन है कि कार्बन की न्यूनतम मात्रा होती है, तो कच्चा लोहे में होती है, इस्पात में होती है, पिटवा लोहा में होती है, फिर इनमें से कोई नहीं। तो कार्बन की न्यूनतम मात्रा किस में होती है? तो कार्बन की न्यूनतम मात्रा होती है पिटवा लोहा में। सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से अस्थायी कण है,
तो अस्थायी कण कौन सा है? एक प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन है या फिर अल्फा एक कण है, ठीक है। तो यहाँ पे अस्थायी इसमें से कण कौन सा है? जो स्थायी रूप से नहीं है उनको कहते हैं अस्थायी। तो अस्थायी कण इसमें कौन सा है? तो बताइए। तो देखिए साथियों, यहाँ पे प्रोटॉन तो एक स्थायी है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन भी स्थायी है, ठीक है, एक कण इनके अल्फा कण भी स्थायी है, लेकिन न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन कैसा? एक अस्थायी है, ठीक है, न्यूट्रॉन अस्थायी कण है, ठीक है, ठीक है। ऑप्शन आपका बी करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल है कि सबसे ज़्यादा वसा किस भैंस के दूध में पाई जाती है? अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। सबसे ज़्यादा वसा किस भैंस के दूध में पाई जाती हैं? तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? सबसे ज़्यादा वसा किस भैंस के दूध में पाई जाती हैं? तो मुर्रा, भदावरी, नागपुर या फिर इनमें से कोई नहीं। तो राइट ऑप्शन यहाँ पे भदावरी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? भदावरी। ये भदावरी जो भैंस की क्या है? एक नस्ल है यहाँ पे, और ये इस नस्ल में ये दूध, ठीक है, दूध पाई जाती हैं, सबसे ज़्यादा वसा वाली ये दूध की होती हैं, ठीक है। ऑप्शन आपका बी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है? तो सबसे ज़्यादा वसा किस भैंस के दूध में पाई जाती हैं? तो यहाँ पे भदावरी में। अगला सवाल है कि टीका लगने के बाद में शरीर में किसका निर्माण होता है? तो टीका लगने के बाद में शरीर का अगर निर्माण होता है तो एंटीबॉडीज़ का होता है, सीरम का होता है, एलटीज़ का होता है, पर इनमें से कोई नहीं। टीका लगने के बाद में शरीर में किसका निर्माण होता है? तो टीका लगने के बाद में शरीर में निर्माण होता है वो एंटीबॉडीज़ का होते हैं। किसका होता है? एंटीबॉडीज़ का होता है, ठीक है। ऑप्शन कौन सा? ए आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल, अगला है कि निम्न में से कौन सी युक्ति विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलती है? तो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलने वाली युक्ति है तो उसको क्या बोलते हैं? तो ट्रांसफार्मर बोलते हैं, डायनामो, लाउड स्पीकर, विद्युत मोटर। तो यहाँ पे विद्युत जो ऐसी युक्ति जो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलती है, तो ये किसका काम होता है? तो विद्युत मोटर का काम होता है, ठीक है। रट लेना है, कैसे भी करके याद कर लेना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला सवाल है कि अल्जाइमर रोग में मानव शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? कैसा रोग है? तो ये रोग है अल्जाइमर रोग। इसमें मानव शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो कान होता है, आँख होती है, पेट या फिर मस्तिष्क होता है। तो यहाँ पे अल अल्जाइमर रोग में मानव शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? बताओ भाइयों। तो क्या राइट ऑप्शन हो जाएगा? अल्जाइमर रोग में मानव शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो मस्तिष्क होता है। कौन सा होता है? मस्तिष्क, मस्तिष्क, ठीक है, मस्तिष्क होता है। तो अल्जाइमर रोग में मानव शरीर का जो प्रभावित होता है तो मस्तिष्क यहाँ पे प्रभावित होता है, ठीक है। डी ऑप्शन आपका करेक्ट। तो चलिए क्लास कैसी लगी इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन की भी ऑन करें, कमेंट करें, ठीक है। धन्यवाद।